प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं व्याख्याता शंकर सिंह, राजस्थान डिफेंस एकेडमी चूरू की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। कल मैंने आपको समास की जानकारी दी थी पहले भाग में, जिसमें केवल मैंने आपको 2 ही समास बताए थे। उससे आगे की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। आप इस बात को अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठाओगे और नोट भी करोगे। समास, कल मैंने आपको 2 समास बता दिए थे, अवयवी भाव समास और तत्पुरुष समास। तीसरा समास आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, साथ ही प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं। प्राय हमेशा ही नहीं, प्राय यानी अधिकतर वो क्या होते हैं? एक दूसरे के विलोम होते हैं। और सामासिक पद का विग्रह करने पर और अथवा या विभक्ति का प्रयोग होता है। सामासिक पद का आप विग्रह करोगे तब उस विग्रह में या तो आपको या जोड़ना होगा अथवा क्या और जोड़ना होगा। तो 3 बातें आप अब द्वंद्व समास में याद रखोगे। पहली बात क्या? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दूसरी बात क्या? प्राय एक दूसरे के क्या होते हैं? विलोम होते हैं। तीसरी बात क्या? समासिक पद का विग्रह करने पर और अथवा या विभक्ति का क्या होता है? प्रयोग होता है। समझ गए होंगे? दोनों पद प्रधान होते हैं, प्राय एक दूसरे के क्या होते हैं? विलोम होते हैं। और विग्रह करने पर और अथवा या विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा माता पिता, दोनों ही पद प्रधान है, प्राय एक दूसरे के क्या हैं? विलोम हैं। अब आप विग्रह करोगे तब क्या आ जाएगा? माता और पिता। जल वायु दोनों एक दूसरे के विलोम हैं, विग्रह करोगे जल और वायु। भला बुरा दोनों एक दूसरे के विलोम हैं, विग्रह करोगे भला या बुरा आदि। कुछ भी मतलब इसकी बात एक ही है, सबसे सरल सीधा समास है ये द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, प्राय एक दूसरे के क्या होते हैं? विलोम होते हैं। और समासिक पद का विग्रह करने पर और अथवा या विभक्ति का क्या होता है? प्रयोग होता है। जैसे माता पिता, माता और पिता, जलवायु जल और वायु, भला बुरा भला या बुरा। चलिए आगे चलते हैं। चौथा समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि मैंने आपको देखे 3 समास बता दिए। पहला अवयवी भाव समास था, जिसमें पहला पद प्रधान था। दूसरा तत्पुरुष समास, जिसमें दूसरा पद प्रधान था। तीसरा द्वंद्व समास, जिसमें क्या है? दोनों पद प्रधान है। अब बहुव्रीहि समास में कोई भी पद क्या है? प्रधान नहीं होता है। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद क्या है? प्रधान नहीं होता है। इस बात की आप जानकारी रखोगे। तो बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की बजाय अन्य अर्थ की क्या है? प्रधानता रहती है। यानी प्रयुक्त जो शब्द है उसका सामान्य अर्थ नहीं, अपितु वो किसी तीसरे या अन्य अर्थ को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। और इसका विग्रह करते हो समासिक पद का, तब अपनी तरफ से आपको जोड़ना होगा वाला है जो वह है, जिसका है जो वह है, जिसकी है जो वह है। ये अपनी तरफ से क्या करना होगा? आपको विग्रह में जोड़ना होगा। समझ गए होंगे मेरी बात को? बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद इसमें प्रधान नहीं होता है। दोनों पद मिलकर के एक तीसरे अर्थ को या अन्य अर्थ को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। और इसका विग्रह करने पर वाला है जो वह है, जिसकी है जो वह है, जिसका है जो वह है आदि क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। तो बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की बजाय अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। पद का विग्रह करने पर वाला है जो वह है, जिसका है जो वह है, जिसकी है जो वह है आदि का प्रयोग होता है। तीसरे अर्थ की प्रधानता कैसे रहती है? जैसे गजानन, गजानन अब सामान्य अर्थ नहीं है, अन्य अर्थ को व्यक्त कर रहा है। आप करोगे गज का आनन है जिसका वह। आनन किसको बोलते हैं? मुख को। गज का आनन है जिसका वह। तीसरा अर्थ अन्य अर्थ हो गया क्या? गणेश। मुरारी, मुर का अरी है जो वह है, अन्य अर्थ हो गया कृष्ण। आशुतोष, आशु का अभिप्राय है शीघ्र, तोष का अभिप्राय है प्रसन्न।
आशुतोष होता है जो वह, यानी शीघ्र प्रसन्न होता है जो वह कौन? शिव। तीसरे अर्थ लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपका विग्रह तीसरे अर्थ के अनुसार करना है। जैसे नकटा, नाक है कटा हुआ जिसका वह है, निर्लज व्यक्ति को क्या बोलते हैं? नकटा बोलते हैं। चंद्रचूड़, चंद्र है चूड़ पर जिसके, चूड़ चंद्र है चूड़ पर जिसके वह है, शिव है। मयूर वाहन, मयूर है वाहन जिसका वह है। तो ऐसे ही कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके वह है। यानी अन्य अर्थ की क्या रहती है? इसमें प्रधानता रहती है। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, सामान्य अर्थ की बजाय अन्य अर्थ की क्या है? प्रधानता रहती है। और पद का विग्रह करने पर वाला है जो वह है, जिसका है जो वह है, जिसकी है जो वह है आदि आपको क्या करना पड़ता है? विग्रह में जोड़ना पड़ता है। अब पांचवा समास है आपका कौन सा? कर्मधारय। कर्मधारय में इस समास में एक पद विशेषण तो दूसरा क्या होता है? विशेष्य का होता है। या इसी बात को आप यूँ ले लीजिए, अर्थात पहला पद दूसरे पद की क्या है? विशेषता बताता है। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। इसमें कहीं कहीं उपमेय व उपमान का संबंध होता है, जिनका विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयुक्त होता है। उपमेय और उपमान की तो बात ध्यान में न रहे, लेकिन इतनी बात तो आपके ध्यान में रह जाएगी कि कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण का और दूसरा पद किसका होता है? विशेष्य का। या इस बात को आप अच्छी तरह से इस पंक्ति से समझ जाओगे कि पहला पद दूसरे पद की क्या करता है? विशेषता बताता है। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। और कहीं कहीं उपमेय और उपमान होता है, दोनों शब्द मिले हुए होते हैं। जैसे क्रोधाग्नि, क्रोध और अग्नि मिली हुई है। अब क्रोध और अग्नि नहीं कहेंगे, इसको क्रोध रूपी अग्नि कहेंगे विग्रह करने पर। तो कर्मधारय समास में सीधी सी बात आप याद रखो कि इसमें पहला पद विशेषण का और दूसरा पद विशेष्य का। या ये बात ध्यान में नहीं है तो पहचान के लिए एक पंक्ति आप याद रख लो कि इसमें पहला पद दूसरे पद की क्या करता है? विशेषता बताता है। तो जैसे पुरुषोत्तम, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। पुरुषों में जो उत्तम है, महर्षि महान है जो ऋषि, कुमति, मति की को जुड़ते ही उपसर्ग जुड़ते ही इसकी विशेषता ही हो गई कुमति। कुत्सित है जो मति, यानी बुरी है जो मति। कुपुत्र, कुत्सित है जो पुत्र। क्रोधाग्नि, अब ये उपमेय और उपमान से संबंधित है और ऐसे शब्दों का विग्रह करोगे तब रूपी शब्द आएगा। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। नव युवक, नव हैं जो युवक, युवकों की पहला पद विशेषता बता रहा है। शुभागमन, शुभ है जो आगमन। तो कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण का और दूसरा पद किसका होता है? विशेष्य का होता है। अर्थात पहला पद दूसरे पद की क्या है? विशेषता बताता है। इसमें कहीं कहीं उपमेय व उपमान का क्या होता है? संबंध होता है। और ऐसे शब्दों का, उपमेय और उपमान वाले शब्दों का विग्रह करोगे तब रूपी शब्द क्या होगा? बीच में प्रयुक्त होगा। और अंतिम समास बचता आपका कौन सा? द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? इस समास में प्राय, हमेशा ही नहीं, प्राय यानी अधिकतर प्राय पहला पद संख्यावाचक होता है। सीधी सी बात है, संख्या का बोध कराने वाला पहला पद होता है। इसमें प्रयुक्त संख्या समूह का बोध कराती है। इसका समूह का, अन्य अर्थ का नहीं। जैसे बहुब्रीहि में क्या है? देखा जाता है अन्य अर्थ। जैसे बहुब्रीहि में मैं ये कहूँ कि त्रिनेत्र, अब त्रि संख्या का बोध करा रहा है 3, लेकिन वो अन्य अर्थ का बोध कराता है। 3 है नेत्र जिसके वह, शिव हो गया। लेकिन यहाँ पर संख्या का ही बोध कराएगा, इसमें बहुब्रीहि की तरह अन्य अर्थ की प्रधानता नहीं रहती है। द्विगु समास में प्राय पहला पद संख्यावाचक होता है। इसमें प्रयुक्त संख्या समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं, जैसा बहुब्रीहि में होता है। और पद का विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द का क्या होता है? प्रयोग होता है। जैसे चौराहा, पहला चौ से अभिप्राय 4, राह, रास्ते को बोलते हैं चौराहा, 4 राहों का समाहार। चौमासा, 4 मासों का समाहार। सप्ताह है, सप्त अहों, अह किसको बोलते हैं? दिनों को। सप्त अहों या दिनों का समूह है। दशक, 10 का समाहार। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार। त्रिरत्न, 3 रत्नों का समूह है। तो
एक बार मैं सारे समासों की फिर से आपको सरसरी दृष्टि से बता देता हूँ। आपने कल पहले वाले भाग में पढ़ा था अवयवी भाव समास, जिसमें अवयवी भाव समास में क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है, साथ ही पहला पद किसका होता है, अव्यय का होता है, और दूसरा पद किसका होता है, संज्ञा का होता है। उसमें संस्कृत के उपसर्ग युक्त क्या होते हैं, पद प्रयुक्त होते हैं, उसको तो हम क्या कहेंगे, अवयवी भाव समास। तत्पुरुष में क्या होता है, तत्पुरुष में दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है, दूसरा पद उसमें प्रधान होता है, और कर्ता और संबोधन कारक की विभक्ति है, कर्ता कारक की तो ने और संबोधन की हे ओ अरे, तो कर्ता और संबोधन कारक की विभक्तियों को छोड़कर शेष कारक विभक्तियों का उसमें क्या होता है, प्रयोग होता है। शेष 6 कारक बच गए, वो 6 ही तत्पुरुष के क्या होते हैं, उपभेद होते हैं, जो मैंने कल बताए थे। आज आपने पढ़ा है द्वंद्व समास। तीसरा, द्वंद्व में क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, प्राय एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोम होते हैं, और पद का विग्रह करने पर और अथवा या विभक्ति का क्या होता है, प्रयोग होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा माता और पिता। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद क्या है, प्रधान नहीं होता है। इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ के बजाय अन्य अर्थ की क्या रहती है, प्रधानता रहती है, और इसका विग्रह करने पर वाला है जो, जिसका है जो वह, जिसकी है जो वह आदि शब्दों का क्या होता है, प्रयोग होता है। जैसे गजानन, गज का आनन है जिसका वह है। कर्मधारय में पहला पद विशेषण का और दूसरा पद किसका होता है, विशेष्य का होता है, अर्थात पहला पद दूसरे पद की क्या है, विशेषता बताता है। इसमें कहीं कहीं उपमेय और उपमान का क्या होता है, संबंध होता है, और ऐसे शब्दों का, उपमेय और उपमान वाले शब्दों का विग्रह करने पर रूपी शब्द क्या होता है, उसमें प्रयुक्त होता है। पहला पद पर दूसरे पद की विशेषता कैसे बताएगा, जैसे नव युवक, नव है जो युवक, क्रोधाग्नि उपमेय और उपमान से संबंधित है, क्रोध रूपी अग्नि। और अंतिम बच गया द्विगु समास। इसमें प्राय पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है, अर्थात संख्याओं का बोध कराता है। इसमें प्रयुक्त संख्या समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं, जैसा बहुव्रीहि में होता है। और पद का विग्रह करने पर समूह है या समाहार शब्द का क्या होता है, प्रयोग होता है। जैसे चौराहा, 4 राहों का समाहार, त्रिरत्न, 3 रत्नों का समूह। इसी के साथ आपका समास का ये टॉपिक पूरा होता है। फिर से आगे एक नया टॉपिक लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।